हे गाइस व्हाट्सअप। आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट बुक जो है हमारी उसका लास्ट चैप्टर कंट्रोलिंग पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस किताब के अंदर हमने मैनेजमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स को जाना। सबसे फर्स्ट हमने मैनेजमेंट की मीनिंग को देखा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। एंड फिर बाद में हमने कुछ प्रिंसिपल्स को जाना मैनेजमेंट के बारे में। फिर मैनेजमेंट को जो अफेक्ट करने वाला एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को चेक किया। और फिर जो फोर्थ चैप्टर से लेकर अभी जो एट्थ चैप्टर तक है, हम इम्पोर्टेंट फंक्शंस जान रहे हैं। मैनेजमेंट के जो इंटीग्रल फंक्शंस है उनको हम चेक कर रहे हैं बारी बारी करते हुए। और अब जो है इस चैप्टर के अंदर हम मैनेजमेंट के एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि कंट्रोलिंग है, इसके बिना मैनेजमेंट अधूरा है, वो हम चेक करने वाले हैं। एक्चुअली में अब आगे देखो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर मैं कंट्रोलिंग का मीनिंग जानेंगे, प्लस कंट्रोलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है वो देखने वाले। कंट्रोलिंग और प्लानिंग आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये चेक करेंगे। प्लस कंट्रोलिंग कैसे की जाती है उसका पूरा प्रोसेस देखने वाले स्टेप बाय स्टेप। फिर वो कुछ टेक्निक्स जानेंगे जिसके जरिए कंट्रोलिंग की जाती है। तो चलिए कंट्रोलिंग का मतलब जानते हैं। कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजर। देखो, जैसे प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वैसे ही कंट्रोलिंग जो है, इन ऑर्डर टू सीक प्लान्ड रिजल्ट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट, a manager need to exercise effective control over the activities of subordinate। कहने का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी हमने प्लान किया है, जैसे प्लान के अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनाइजेशन किया है, ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ऑर्गेनाइजिंग की सारी, और फिर हमने उसके अकॉर्डिंग स्टाफ भी लगाया, उनको डायरेक्शन भी प्रोवाइड किया। लेकिन ये सारी एक्टिविटीज जिस तरीके से हमने सोची थी वैसे हो रही है या नहीं हो रही है, उसको चेक करने के लिए क्या की जाती है, कंट्रोलिंग की जाती है। सो हर हर एक मैनेजमेंट के सेक्टर के अंदर एक मैनेजर को एक इफेक्टिव कंट्रोलिंग लानी ही पड़ेगी। अपने सबऑर्डिनेट का सारा जो वर्क है वो इफेक्टिव तरीके से चेक करना ही पड़ेगा। फिर देखो बात करते हैं आगे। इन अदर words, controlling means ensuring that activities in an organization are performed as per the plan। देखो, जैसे हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग जा रही है नहीं जा रही है, अगर नहीं जा रही है तो क्यों नहीं जा रही है ना, और जा रही है तो कितना सही जा रही है, ये सब कुछ चेक करना कंट्रोलिंग के अंदर आता है। Controlling also ensure that an organization's resources are being used effectively and efficiently। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास जितने रिसोर्सेज है वो सही तरीके से, मतलब इफेक्टिवली या एफिशिएंटली यूज हुए हैं या फिर नहीं हुए, ताकि हम अपने जो प्री डिटरमाइंड जो गोल है वहां पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। दैट इज वाई इसको भी हम ये बोल सकते हैं कंट्रोलिंग इज दस अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। इसलिए हम कंट्रोलिंग को बोल सकते हैं ये क्या है, गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है कंट्रोलिंग वाली, वो सब कुछ हमारा गोल को दिमाग में रखते हुए मतलब कि हम जो है इसको परफॉर्म करते हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजर इज एन परवेजिव फंक्शन। ये कोई है ना, ऐसा नहीं है कि अभी हमने डायरेक्टिंग कर ली और फिर ही बाद में कंट्रोलिंग होगा, ऐसा नहीं। हर जगह मतलब कि जो है हर लेवल पर है ना, मतलब ये होता है। मैनेजर एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, need to perform controlling functions to keep control activities in their areas. Moreover, controlling is as much required in an educational institutions, military, hospitals, and a club in any business organization। है ना, हर जगह पर हमें कंट्रोलिंग करना ही पड़ेगा, है ना। कंट्रोलिंग शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज एन लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने जैसे बताया ये ऑल परवेसिव है, ये हर हर मंथ में, हर टाइम में हमें करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारे फंक्शंस एग्जीक्यूट होने के बाद में कंट्रोलिंग आएगा। सो इट इज अ फंक्शंस दैट ब्रिंग बैक टू द मैनेजमेंट साइकिल, बैक टू द प्लानिंग फंक्शन। और याद रखिए, है ना, जिस तरह से एक सर्किल होता है, जहां से स्टार्ट हुए होते हैं घूम कर वापस वहीं आते हैं, तो वैसे ही हमें जो ये कंट्रोलिंग है वापस कहाँ तक लेके जाता है, प्लानिंग तक लेके जाता है।
ये साइकिल कंप्लीट करता है कंट्रोलिंग के जस्ट बाद में, फिर से हमें क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। द कंट्रोलिंग फंक्शंस फाइंड आउट हाउ फार एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट। सो कंट्रोलिंग कुछ इस प्रकार से काम करता है कि भैया देखो, जो पहले प्लानिंग के समय हमने परफॉर्मेंस सेटअप कर रखी थी, उसी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग चेक करना। फॉर एग्जांपल हमने परफॉर्मेंस सेट करी 10, और अभी हमारी मतलब स्टैंडर्ड सेट किया था हमने 10, और परफॉर्मेंस हमारी आई है 7। तो जो इसके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं डेविएशन। तो ये डेविएशन क्यों आया है ना, उसको चेक करने का काम किसका रहता है, ये कंट्रोलिंग का रहता है। सो इसलिए यहाँ लिखा है द कंट्रोलिंग फंक्शंस फाइंड आउट हाउ फार एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट फ्रॉम द स्टैंडर्ड, यानी जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है उससे कितना हम पीछे रह गए, और एनालाइज करना क्या कि डेविएशन के लिए क्या क्या कॉजेज रह गए हैं, एंड अटेम्प्ट टू टेक करेक्टिव एक्शंस बेस्ड ऑन द सेम। और जो कॉजेज रह गए उनको वापस से ठीक करके हमारा जो डिजायर्ड गोल है उसको पूरा करने के लिए आगे जाना। दिस प्रोसेस हेल्प इन फॉर्मुलेशंस ऑफ फ्यूचर प्लान। अब देखो, इस बार इस प्रोसेस के जरिए हमें पता चलेगा कि डेविएशन कितना रहे। इस बार जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, स्टैंडर्ड से हम कितना दूर रहे, तो फिर आगे के टाइम में, यानी आगे आने वाले टाइम में हम कैसे है ना और ढंग से प्लानिंग करें कि अगली बार ये डेविएशंस भी नहीं रहे, है ना। तो इसलिए यहाँ लिखा कि दिस प्रोसेस हेल्प इन फॉर्मुलेशंस ऑफ फ्यूचर प्लान इन लाइट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वर आइडेंटिफाइड। जो हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ली है, तो उनके हेल्प से आगे जाके ना क्या करना, बेटर हमने मतलब कि ना प्लानिंग करनी है फॉर द फ्यूचर पीरियड, है ना। सो दस कंट्रोलिंग ओनली कंप्लीट्स वन साइकिल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस एंड improves प्लानिंग इन द नेक्स्ट साइकिल। क्या क्या होता है कि जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है, मैनेजमेंट का एक साइकिल तो कंप्लीट होता है किसके साथ में, कंट्रोलिंग के साथ में, और वहीं से हमारा नेक्स्ट साइकिल जो है स्टार्ट होता है। और इसलिए मतलब कि जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और कंट्रोलिंग जो है प्लानिंग को स्टार्ट करने में बड़ी ही हेल्प करता है, क्योंकि वापस से जब हम रीप्लानिंग करेंगे तो फिर कंट्रोलिंग के बेसिस पे ही करेंगे। कंट्रोलिंग में जो हमें पता चलेगा कोई ये डेविएशन जो आ गया है, तो डेविएशन क्यों आया, कहाँ पर पीछे रह गए, एक्चुअल परफॉर्मेंस में कहाँ कमी रही, क्या हम स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाए, तो इस बार हम क्या नया करें, किस तरह से मतलब कि प्रिकॉशनरी मतलब कि स्टेप्स अपनाएं कि अगली बार उस तरह के डेविएशन हमारे सामने नहीं आए, और हमारा जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो कंप्लीट हो जाए। तो चलो देखो जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। सॉरी। Control is an indispensable functions of management, and without control, the best of plan can go awry। कहने का मतलब क्या, जब एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम हटा नहीं सकते, और अगर जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा जो प्लान है वो हमेशा क्या जाएगा, अरी जाएगा, कहने का मतलब वेस्ट जाएगा। सॉरी। द गुड कंट्रोल सिस्टम हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉलोइंग वेज। देखो इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं। सबसे पहली बात है ना, कंट्रोलिंग हमें हेल्प करता है, कंट्रोलिंग हमें हेल्प करता है कि भैया कैसे हम हमारे गोल्स को अकॉम्प्लिश करें, है ना। द कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ब्रिंग टू द लाइट द डेविएशन, और हमें डेविएशंस का पता चलता है ना। पहली बात, हमने जो गोल सेट किया है तो कंट्रोलिंग के जरिए हम है ना हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को नापते हैं, और एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद में जो स्टैंडर्ड सेट किया था तो उससे कितने दूर रह गए, वो डेविएशंस फाइंड आउट करने की ना जो है हेल्प करता है कौन, कंट्रोलिंग। इफ एनी और इंडिकेट्स करेक्टिव मेजर, अगर ऐसा कुछ डेविएशन रह जाता है तो कंट्रोलिंग के जरिए हम वापस क्या कर लेते हैं, करेक्टिव मेजर्स ले लेते हैं। सो इट इज दस गाइड द ऑर्गेनाइजेशंस एंड कीप इट ऑन द राइट ट्रैक। हमें हर बार बार मतलब कंट्रोलिंग करते रहना चाहिए, ताकि जो है कभी हम आउट ऑफ द ट्रैक ना हो, है ना। अगर हम बार बार अच्छे से कंट्रोलिंग कर लेंगे, हर स्टेप में कंट्रोलिंग करते रहेंगे, तो हम कभी भी है ना जो है पटरी से नीचे नहीं उतरेंगे, और हमारा जो गोल है वो एक टाइम आके अचीव हो ही जाएगा। सॉरी। आगे देखो, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, है ना। हमारे स्टैंडर्ड्स कितने एक्यूरेट है। काफी बार क्या होता है कि हम ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं जो कि हाइपोथेटिकल होते हैं, ये है ना, और जो कि अनइमेजिबल होते हैं कि हम सेट तो कर लिए लेकिन कभी वो पूरे ही नहीं हो सके।
तो इसलिए हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए वो कितने परफेक्ट है, ये चेक करने के लिए जो है कंट्रोलिंग हमें काफी ज्यादा क्या करता है। A good control system enables management to verify whether the standards set are accurate and the objective। कहने का मतलब है जो हमने शुरुआत में प्लानिंग करते समय जो स्टैंडर्ड सेट किए थे कि वो एकदम बराबर सेट किए या फिर नहीं किए, क्योंकि अगर बहुत ही ज्यादा डेविएशंस आ जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यार हमने ना बहुत ही ज्यादा ना ऊंचे स्टैंडर्ड सेट कर लिए, हमारी परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा रह गए, है ना। और बहुत ही ना नीचे अगर सेट किया तब भी हमें पता चल जाएगा। An efficient control system keep a careful check on the changes taking place in an organization and in an environment, help to review and revise the standard in light of such changes। कहने का मतलब क्या कि हमें फिर मतलब कि कंट्रोल जब हम करेंगे तो फिर क्या करते हैं, ढंग से चेक कर पाएंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कि हमने वो जो स्टैंडर्ड सही किए हैं, सेट किए हैं, सॉरी, है ना, वो सही किए हैं या नहीं किए। एनवायरनमेंट क्या है, और एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में तो हमने मतलब कि सेट नहीं किया है, तो इसलिए एनवायरनमेंट को ना मेजर करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए हम वापस से मतलब कि हमारे स्टैंडर्ड को रिवाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोलिंग करेंगे तो स्टैंडर्ड्स को चेंज करना भी हमारे लिए क्या रहेगा, आसानी रहेगा। देखो तीसरा पॉइंट क्या है, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग का सबसे सबसे ज्यादा मतलब यूटिलाइज हम क्या, कंट्रोलिंग से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जितने रिसोर्सेज हैं उनका बेटर वे में मतलब कि यूज कर पाएंगे, है ना। क्योंकि हमें पता रहेगा कि हमें कितना यूज करना है, कितना नहीं करना है, कितना कहीं ज्यादा तो नहीं कर लिया है, कहीं वेस्ट तो नहीं जा रहा है, या अंडर यूज तो नहीं हो रहा है। तो बाय एक्सरसाइजिंग कंट्रोल मैनेजर सीक्स टू रिड्यूस वेस्टेज, है ना। हम बार बार अगर चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना वेस्टेज है, कितना स्पॉइलेज है, ये सब कुछ। Each activity is performed in accordance with a predetermined standard and norms, and this ensure that resources are used in the most effective and efficient manner। इसलिए मतलब कि हम यहाँ पर देख, है ना, कंट्रोलिंग के जरिए ये चीज इंश्योर कर पाते हैं, है ना, कि किस प्रकार कोई रिसोर्सेज को हम इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से यूज कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। चलते देखो आगे बढ़ते हैं। इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। कहने का मतलब क्या, देखो अ गुड कंट्रोल सिस्टम एंश्योर दैट एम्प्लॉयज नो वेल इन एडवांस व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स एंड परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस विच दे आर टू बी अप्रेस्ड। कहने का मतलब है अगर कंट्रोल के जरिए हमें ना स्टैंडर्ड्स जो है डिस्क्राइब कर पा रहे हैं और हमारी परफॉर्मेंस को मेजर कर पा रहे हैं, तो एम्प्लॉयज भी मतलब कि जो है बिल्कुल मोटिवेट रहेंगे और वो समझ पाएंगे उनसे क्या एक्सपेक्ट, उनसे क्या चीज एक्सपेक्टेशन की जा रही है, कितना परफॉर्मेंस उनको देना है और कितने परफॉर्मेंस देने पर उनको अप्रेस किया जाएगा। सो इट इज दस मोटिवेट्स देम एंड हेल्प देम टू गिव अ बेटर परफॉर्मेंस, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। बार बार जब हम देखो क्या करते हैं, चेक करेंगे, है ना, कंट्रोलिंग करेंगे, तो क्या होगा कि जब कभी भी हम आउट ऑफ द ट्रैक जाने वाले हैं, फटाफट से वापस से ट्रैक पे आ जाएंगे। फिर कंट्रोलिंग करेंगे, कहीं लग रहा है हमें आउट ऑफ द ट्रैक पे जा रहे हैं, फिर से क्या कर देंगे, ट्रैक पे लेके आ जाएंगे। तो हम क्या होगा, हमारे मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, एक तरह से डिसिप्लिन मेंटेन होगा, ना तो कहीं वेस्टेज हो रहा है ना, बराबर जितना स्टैंडर्ड सेट किया है हमने उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस जाएगा, तो ये सब के अंदर। सो कंट्रोलिंग क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। It helped to minimize dishonest behavior on the part of employees by keeping a close check। क्योंकि यहाँ पर मैनेजर क्या करेगा, वहां पर क्लोज चेक रखेगा किनके ऊपर, अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, कि कोई एम्प्लॉय हमें धोखा तो नहीं दे रहा है, या जो काम दिया गया है वो पूरा कर पा रहा है फिर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और कितने इफेक्टिव तरीके से कर पा रहे हैं। तो इसलिए मतलब कि जो है हर एक एम्प्लॉय को पता होगा कि कहीं मेरे मतलब कहीं मेरा रिव्यू जो है गलत नहीं जाए, तो इसलिए वो भी हमेशा मतलब क्या करेगा, मोटिवेटेड तरीके से और ऑनेस्टी के साथ में हमेशा काम करेगा, है ना। और हाउ एन इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट कंपनी कैन was able to track dishonest employee by using computer monitoring as a part of control। ये जैसे कि हमने पहले वो एग्जांपल पढ़ा था शुरुआत में सबसे पहले, है ना, उसके हिसाब से वहां पर बताया कैसे कंट्रोलिंग के जरिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपनी जो है अपने डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज को क्या कर पा रही थी, ट्रैक कर पा रही थी। आगे बढ़ते देखो भैया, फैसिलिटिंग कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन। कंट्रोलिंग क्या करता है देखो, कंट्रोलिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस टू ऑल द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स for achieving organizational goals। Each department
and employees is governed by predetermined standards within which well coordinated sorry देखो फिर से पढ़ते हैं facilitating coordinations in actions. Controlling provides directions to all the activities and effects efforts for achieving organizational goals. आप सभी जानते हैं कंट्रोलिंग एक तरीके से हमें क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि देखो हमें है ना हमारा स्टैंडर्ड्स क्या है और हमें किस और जाना है, अभी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या निकल रही है और हमें कितना मतलब कि और करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से पूरे डिपार्टमेंट को क्या मिलता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है, एक तरह से डायरेक्शंस मिलते हैं और ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज इज गवर्न बाय प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। आप सभी जानते हैं हर एक मतलब डिपार्टमेंट के पीपल्स है ना पहले से कुछ सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं एंड आर वेल कोऑर्डिनेटेड विद वन अनदर एंड दिस एंश्योर दैट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अकम्प्लीट है ना अकम्प्लिश सॉरी है ना। और इससे क्या होगा कि वो उनको पता रहेगा हमें कितना काम और बाकी रहा है और हमें कहाँ तक पहुँचना है। तो इस तरीके से एक है ना डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा और एक अच्छे से कोऑर्डिनेशन के साथ में वो आगे बढ़ पाएंगे। देखो बात करते हैं आगे, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि हर एक फंक्शन के साथ में उसकी कुछ लिमिटेशन जुड़ी है, तो कंट्रोलिंग की भी कुछ लिमिटेशंस है। सबसे पहली बात है डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। ऐसे खूब सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनको हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में है ना नहीं नाप सकते है ना। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को चेक करना हमारे लिए बहुत ही भारी पड़ता है। So control system loses some of its effectiveness when standards cannot be defined in a quantity। जब हम क्वांटिटी में नहीं नाप सकते तब जाके मतलब कि हमें वहां पर पक्का ना क्या आएगी, डिफिकल्टी आएगी कि क्या हमने स्टैंडर्ड सेट करने में बिल्कुल क्या आएगी, दिक्कत आएगी। This make measurement of performance and their comparison with standard a difficult task। अब देखो भैया किसी का मोटिवेशन लेवल क्या है ना, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिला है या फिर नहीं मिला है, इन सबको कैसे हम ट्रेस करेंगे, इन सबको हम कैसे मेजर करेंगे। तो फिर ये सारी बातें तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो गई कि है ना हम कैसे इनको मतलब मेजर करेंगे क्योंकि इनका तो कोई नाप होता नहीं है। सो ऐसी चीजें जो क्वालिटी वाली बेस्ड है उनको हम है ना स्टैंडर्ड सेट नहीं कर पाएंगे और हर बात को कंट्रोल करना हमारे लिए पॉसिबल टास्क में नहीं रहेगा। तो फिर ये एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है। अगली लिमिटेशन क्या है, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब आप सभी जानते हैं है ना जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते है ना। सो जनरली एन एंटरप्राइज कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कंपटीशन। हमने भले ही कितनी अच्छे स्टैंडर्ड्स क्यों ना सेट किए हो है ना, लेकिन आफ्टर ऑल कुछ टाइम बाद में जाकर ना वो स्टैंडर्ड्स के है ना बिल्कुल इनवर्स में बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है ना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पूरा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर वो तो स्टैंडर्ड्स हमारे बिल्कुल फेल हो गए, तो उनके बिहाफ पर हम कंट्रोलिंग कर नहीं पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा आप सभी जानते हैं एक डायनामिक रहता है और डायनामिक होने की वजह से हमें कंट्रोल करने में हमेशा क्या रहेगी, दिक्कत आएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, resistance from employees। देखो control is often resisted by employees, they see it as an restrictions on their freedom। For instance employees might object when they are kept under the closed strict watch with the help of closed circuit televisions। कहने का मतलब है देखो हर एक ह्यूमन बीइंग चाहता है कि हमें फ्रीडम के साथ में काम करने को मिले, लेकिन उनको पता चल रहा है कि ना कोई पर्सन है, मैनेजमेंट जो है बार बार हमारा रिव्यू ले रहा है, हमारे ऊपर क्लोज वॉच रख रहा है ना। तो उसके अंदर उसके मन के अंदर उस एम्प्लॉय के मन के अंदर एक तरह से इनसिक्योरिटी डेवलप होगी कि मैनेजमेंट को हमारे ऊपर भरोसा भी नहीं है ना। तो वो जब इस तरह का फील करेगा तो वो कभी भी अपने आप को अटैच नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से कहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ना। तो एक तरह से इनसिक्योरिटी जो फील करेगा तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को ही हार्म पहुंचेगा। तो इसलिए काफी बार क्या होता है, तो इस तरह के क्लोज चेक को मतलब कि रेसिस्ट करते हैं कि भैया कि क्यों हमारा ही क्यों चेक कर रहे हो है ना, हमने क्या गलत थोड़ी ना किया है। इस तरीके से फिर वो क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट है ना इन सारी बातों का अपोज करते हैं। आई बात समझ में यहाँ पर क्लियर हुआ। अगला पॉइंट देखिएगा भैया, कॉस्टली अफेयर। Control is a costly affair as it involves a lot of expenditure, time and efforts। देखो कंट्रोलिंग करना हर किसी का बस की बात नहीं है
है ना। छोटे ऑर्गेनाइजेशन तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए छोटे छोटे मोटे लेवल पर मतलब कि जो है इतने सारे वो टूल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। बड़े ऑर्गेनाइजेशन ही मतलब कि जो है कंट्रोलिंग के सारे पैथरे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास थोड़ा बहुत ना मतलब कि पैसा वैसा होता है। लेकिन आम तौर पे अगर देखें तो जनरली एक्सपेंसिव रहता है, टाइम भी बढ़ा जाता है, इतना टाइम भी नहीं होता है कि हर एक के ऊपर हम चेक करें। स्मॉल एंटरप्राइज तो बेचारे जनरली अफोर्ड ही नहीं कर पाते। एन एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम, इट कैन नॉट जस्टिफाई द एक्सपेंस इन्वॉल्व, क्योंकि जितना इसमें एक्सपेंस रहता है उतना उनका आउटपुट नहीं होता। मैनेजर मस्ट इंश्योर दैट a cost of installing and operating a control system should not be exceed the benefit derived from it। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना हमने उसके ऊपर लगाया उसका आउटपुट इससे काफी ज्यादा जो है कम हो। तो इसलिए ना ये भी मतलब क्या हुआ हमारे लिए, एक तरह से लिमिटेशन हुई किसकी, कंट्रोलिंग की। अब बात करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट जो हमने देखा, कंट्रोलिंग जो है प्लानिंग से किस प्रकार एक तरह से अटैच्ड है ना, किस तरह से एक दूसरे से को रिलेट करते हैं आपस में दोनों फंक्शंस, है ना। तो हम जानेंगे, अभी तक हमने जितना डिस्कस किया हमने देखा कि प्लानिंग से स्टार्ट हुए थे। प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनाइजिंग की, स्टैंडर्ड सेट किए सारे सब कुछ पहले, और स्टैंडर्ड सेट करने के बाद में हमने ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद में उसके हिसाब से हमने स्टाफिंग करी थी, स्टाफिंग किए, स्टाफिंग को फिर हमने स्टाफ को गोल्स को पूरा करने के लिए हमने डायरेक्शंस प्रोवाइड की कि ठीक है आपको इस तरीके से काम करना है, उनको मोटिवेट किया, उनको सुपरवाइज किया, उनको अच्छे से लीड किया, है ना। ये सारा वर्क हम करके आ चुके हैं। और बाद में जिस तरीके से स्टैंडर्ड हमने सेट किए थे उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें हमने वापस क्या करा, कंट्रोलिंग करा। क्या करा, कंट्रोलिंग के वेदर कि जो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमारा काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये सब कुछ बात एक साल की हो गई या किसी एक फंक्शन की हो गई, एक टाइम की बात हो गई। अब है ना हम कंट्रोलिंग के जरिए पता लगा पा रहे हैं कि हम स्टैंडर्ड से कितना दूर रहे, डेविएशन हमारा कितना है ना। और डेविएशन को कंप्लीट करने के लिए फिर अब नए सिरे के साथ में क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। हमें पता चला कि पिछले साल हमारा जो 100% टारगेट था, हम केवल 80% टारगेट पूरा कर पाए। तो इस साल हम ये ट्राई करेंगे कि जो पिछले साल हमने गलतियां करी है वो इस साल ना करें। इस साल हम बेहतर ढंग से काम करेंगे। तो इस साल की जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग को करते समय पास्ट एक्टिविटीज को हम देखते हैं, और पास्ट में क्या हुआ था, कंट्रोलिंग हुआ था। तो कंट्रोलिंग को हम देखते हुए अगली फ्यूचर क्या करते हैं, प्लान करते हैं। क्या करते हैं, फ्यूचर प्लान करते हैं। तो देखिए, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, है ना। Planning and controlling are inseparable twins of management. A system of control presupposes the existence of certain standards. These standards of performance, which serve as a basic of controlling, are provided by planning. हमने देखा कि कंट्रोल जब हम करते हैं तो कंट्रोल करने के लिए पहली बात हमारे पास में क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होने चाहिए, है ना। नहीं तो फिर कंट्रोल क्या करेंगे और कैसे चेक करेंगे कि हम सही पहुंचे या फिर नहीं पहुंचे। इसलिए हमारे पास में पहले क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 का स्टैंडर्ड रख दिया, तो फिर अब उस 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम कितना पहुंच पा रहे हैं कितना नहीं पहुंच पा रहे, वो अब चेक करेंगे ना, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये टारगेट तय किया कि इस साल हमारा जो टर्नओवर है वो 10 लाख पहुंचना चाहिए, लेकिन 10 लाख तक नहीं पहुंचा, हम 8 लाख तक ही पहुंचे। तो 2 लाख जो पीछे रह गए वो क्यों रह गए। तो कुल मिला के अगर हमने चलो 8 लाख हमने मेजर किया, अब 8 लाख का जो मेजरमेंट है हम उसका क्या करते हैं, जब तक कि हमें पता ही नहीं होता कि 10 लाख का हमने हमारा स्टैंडर्ड है, तो हम चेक कैसे करते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हम सही पहुंचे हैं या फिर नहीं पहुंचे। इसलिए स्टैंडर्ड्स सेट करना बहुत जरूरी है। और जो स्टैंडर्ड सेटलमेंट है, स्टैंडर्ड को जब हम सेट करते हैं वो जो है किसका पार्ट है, प्लानिंग का पार्ट है। किसका पार्ट है, प्लानिंग का पार्ट है। और देखो स्टैंडर्ड सेट करना किसका पार्ट हो गया, एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस व्हिच सर्व एज अ बेसिक ऑफ कंट्रोलिंग आर प्रोवाइडेड बाय प्लानिंग। ये किसके पार्ट होते हैं, प्लानिंग। प्लानिंग सेट करता है किसको, स्टैंडर्ड को। और वंस ए प्लान्स बिकम ऑपरेशनल, जब एक प्लान जब है ना मतलब कि लागू होने लगता है, तो कंट्रोलिंग इज नेसेसरी टू मॉनिटर द प्रोग्रेस। एक बार जब वो प्लानिंग जो हमने की थी, स्टैंडर्ड जो हमने सेट किए थे, अब उनको हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर ले, है ना, ऑपरेशंस में लाना स्टार्ट कर ले, तब जाके बारी आती है किसकी, कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग क्या करता है, उनके ऊपर मॉनिटर करता है कि भैया जो उनकी प्रोग्रेस को चेक करता है,
और देखता है कि कहीं है ना डेविएशंस तो नहीं आए, है ना, ये जांच करता है कहीं डेविएशंस तो नहीं आए, और अगर डेविएशंस आए हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या ले ले, इनिशिएटिव करेक्टिव मेजर्स ले ले टू इंश्योर दैट इवेंट्स कंफर्म टू प्लान्स, है ना, कि जो जो कुछ होने जा रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो, प्लान के अकॉर्डिंग हो। अगर कहीं पर कमियां आई है तो उसको करेक्टिव मेजर्स ले ले, और करेक्टिव मेजर्स लेकर ये ध्यान रखे कि हाँ जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस, है ना। प्लानिंग हम कर रहे हैं लेकिन उसके बाद में कंट्रोलिंग नहीं कर रहे तो आगे जाके प्लानिंग मीनिंगलेस है, और अगर हम है ना कंट्रोलिंग कर रहे हैं बिना प्लानिंग के तो भी आगे जाके क्या है, मीनिंगलेस है। सिमिलरली देखो आगे लिखा है कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग किसका करेंगे जब तक हमें पता ही नहीं है कि स्टैंडर्ड क्या है, तो किसके सामने हम चेक करेंगे। टीम को बोले भैया, एक टीम ने कि आप चेज करो, कौन से टारगेट को चेज करो, वो जब टारगेट बताएंगे तभी तो वो चेज कर पाएंगे। इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट इन एडवांस, अगर स्टैंडर्ड क्या नहीं होंगे, अब एडवांस में हमने नहीं तय किए, तब देखो मैनेजर हैव नथिंग टू कंट्रोल, वो किसको चेक करेगा, कैसे चेक करेगा, और कैसे पता चलेगा कि जो पहुंचे हैं सही पहुंचे हैं। व्हेन देर इज नो प्लान, अगर कहीं पर क्या नहीं होगा, प्लानिंग ही नहीं है, सो देर इज नो बेसिक कंट्रोलिंग, नो बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग, वहां कंट्रोलिंग नहीं हो सकती। सो देखो आगे बढ़ते हैं। सो प्लानिंग इज क्लियरली प्री प्रीरिक्विजिट फॉर द प्लानिंग, ये लाइन जो है आप टिक मार्क कीजिए, काफी बार ये जो है फिलअप के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम्स के अंदर, कि प्लानिंग क्या है, प्रीरिक्विजिट कंडीशन है किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए। अगर हमें कंट्रोलिंग करनी है तो पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्लानिंग नहीं करेंगे तो कंट्रोलिंग जो है नहीं हो सकती। सो इट इज utterly foolish to think that controlling could be accompanied without planning, कि हमारी जो है कंट्रोलिंग हम अकॉम्प्लिश कर लेंगे बिना किसी प्लानिंग के, ये हमारा सोचना भी क्या रहेगा, मूर्खतापूर्ण रहेगा। बिकॉज क्यों, बिना किसी प्लानिंग के कोई कंट्रोलिंग नहीं हो सकती, और विदाउट प्लानिंग देर इज नो प्रीडिटरमाइंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजायर्ड परफॉर्मेंस, हम किसी भी प्रकार की परफॉर्मेंस को हम क्या नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सो प्लानिंग सीक्स कंसिस्टेंट integrated and articulated program, while controlling seeks to compile events to confirm the plan, है ना। कहने का मतलब ये है, प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग सिक्स क्या करता है, प्लानिंग के जरिए हम कंसिस्टेंट हो पाते, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रह पाते, इंटीग्रेट रह पाते, और आर्कुलेट कर पाते किनको, उन प्रोग्राम्स को। वाइल कंट्रोलिंग क्या करता है, कंपाइल इवेंट टू कंफर्म द प्लान, वो चेक करता है कि जो इवेंट्स हमने परफॉर्म किए हैं वो ना प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। सो प्लानिंग इज बेसिकली an intellectual process involve thinking, articulations, and analyze to discover and prescribe the appropriate course of actions for achieving objective। एक तरह से वो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें हम सोच रहे होते हैं, जिसमें हम है ना पॉलिसीज बना रहे होते हैं, ताकि जो है हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच सके। और कंट्रोलिंग क्या करता है, ऑन द अदर हैंड चेक whether the decisions have been translated into achievement or not, जो डिसीजंस हमने लिए थे वो डिजायर्ड गोल में बदले हैं या फिर नहीं बदले। सो प्लानिंग इज दस देखो प्रिस्क्रिप्टिव, वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवेल्यूटिव। प्लानिंग में हम प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, है ना, ये तय कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वही देखो कंट्रोलिंग कैसा है, इवेल्यूट कर रहा है कि वास्तव में जो तय किया था वो कंप्लीट हो पाया या फिर नहीं हो पाया। It is often said that planning is looking ahead while controlling is looking back। कहने का मतलब हम देखते हैं कि प्लानिंग जब कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप ही अभी इस समय मतलब कि किसी चीज के बारे में प्लान करके देखिए, तो हम सोच रहे होंगे कि जैसे एग्जाम आ रहे हैं तो एग्जाम में हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे इस तरीके से पढ़ेंगे, तो प्लानिंग का मतलब होता है कि आगे की तरफ देखना। वही कंट्रोलिंग का मतलब होता है पीछे की तरफ देखना, यानी कि जो प्लान किया था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो क्यों नहीं हो पाया, तो उसमें हम पास्ट एक्टिविटीज को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि वास्तव में कहाँ पीछे रह गए हम, है ना। हाउएवर द स्टेटमेंट इज ओनली पार्शियली करेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पूरा पूरा करेक्ट है, क्योंकि देखो प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर ऑल्सो, प्लान्स किसके लिए प्रिपेयर होते हैं, फ्यूचर के लिए, एंड आर बेस्ड ऑन फोरकास्ट अबाउट द फ्यूचर कंडीशन। सॉरी। और प्लान कैसे होते हैं, फ्यूचर के लिए परफॉर्म बनाते हैं,
और किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, फोरकास्ट के ऊपर, यानी आगे की मतलब कि सिचुएशंस को जो हम क्या कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, है ना, हमारा अनुमान लगा पा रहे हैं हम, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम प्लान बनाते हैं। ठीक है। और लेकिन देयरफॉर प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड इज कॉल्ड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, इसलिए प्लानिंग को हम क्या बोल सकते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बोल सकते हैं। वही जो कंट्रोलिंग देखना, कंट्रोलिंग जो है वो क्या है, पोस्ट मॉर्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज। हम क्या करते हैं, पास्ट एक्टिविटीज में जो भी हमने परफॉर्म किया है उनका पोस्टमार्टम करते हैं कि वास्तव में है ना हमने जो एक्टिविटीज परफॉर्म की है वो सही करी है या फिर नहीं करी है ना। अगर सही नहीं परफॉर्म करी होगी तो हमें डेविएशंस पता चल जाएंगे, और डेविएशन पता चलेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको है ना सुधार करेंगे। तो इसलिए हम मतलब कि ये कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग क्या है, एक तरह से बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है, पीछे देखता है कब तक हमने क्या करा। फॉर एग्जाम्पल क्लास 12th में जब आप एग्जाम टाइम में हो तो पूरे समय भर आप देखते हो कि जुलाई से लेकर अब तक मेरे पास इतना टाइम था, मैंने क्या क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, वैसे। और अगर जब ईयर स्टार्टिंग होती तो आप सभी समझते हैं कि ना हमें इस बार कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं करना है। तो प्लानिंग करने का मतलब है फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, और जो कंट्रोलिंग है उसका मतलब ये होता है बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। However, it should be understood that planning is guided by past experiences। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्लानिंग क्या होती है, गाइड होती है पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। कहने का मतलब कि पहले पता चलता है कि यहाँ जो डेविएशंस आ गए हैं, इस बार जो डेविएशंस आए अगली बार नहीं आने चाहिए। तो अगली बार कब नहीं आएंगे, जब हम पीछे के एक्सपीरियंसेस को चेक करते हुए फ्यूचर में क्या नहीं करेंगे, है ना, वैसे है ना रॉन्ग मतलब कि जो है एक्टिविटीज नहीं करेंगे, और करेक्टिव एक्शंस लेते चलेंगे, है ना, ताकि जो है आगे हम इस तरह से हमारे फ्यूचर परफॉर्मेंस को क्या कर सके, सुधार सके। दस, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, इसलिए हम इन दोनों को बोल सकते हैं कि दोनों ही क्या है, बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है ना। इसलिए हमने बोला कि ये दोनों आपस में क्या है, बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। Planning and controlling are interrelated and thus in fact reinforce each other in this sense, है ना, दोनों एक दूसरे से काफी जुड़े हैं और दोनों एक दूसरे को है ना सहायता करते हैं, आगे चलने में हेल्प करते हैं। सो प्लानिंग बेस्ड ऑन फैक्ट मेक कंट्रोलिंग इजियर। जो प्लानिंग हमने किसके आधार पर करी है, फैक्ट के आधार पर, है ना, स्टैंडर्ड सेट किए, क्वांटिटी वाले स्टैंडर्ड सेट किए, तो हमारे लिए कंट्रोलिंग करना क्या पड़ेगा, इजी पड़ जाएगा, और वो इफेक्टिव तरीके से हम क्या कर पाएंगे, कंट्रोलिंग कर पाएंगे। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, कंट्रोलिंग इम्प्रूव्स फ्यूचर प्लानिंग। अगर कंट्रोलिंग अगर अच्छे से करी है तो हम आगे है ना मतलब कि आगे फ्यूचर में प्लान बनाने में और आसानी हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इस बार जो डेविएशंस रहे हैं वो अगली बार नहीं रहे, इस बार हमने यहाँ तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की है, तो अगली बार हम ट्राई करेंगे इससे डबल सफल हम हो, है ना, डबल सक्सेस हमें मिले। तो इसलिए इम्प्रूव करने में काफी क्या करती है, हेल्प करती है। अब देखो भैया, लास्ट टॉपिक जो हमारा रहा है कंट्रोलिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, कंट्रोलिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। कंट्रोलिंग करने के लिए हमें कौन कौन से ये जो है स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। जो पहला स्टेप है वो है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। कहने का मतलब यूं है कि मैंने बताया अभी आपको कि हम कंट्रोलिंग करेंगे कैसे, जब तक हमारे पास में कुछ है ना आगे स्टैंडर्ड ही नहीं रहेंगे तो हम कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें कंट्रोल करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, पहले स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। पहले स्टैंडर्ड सेट करेंगे तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, हम बराबर तरीके से जो है कंट्रोल कर पाएंगे। तो पहला फंक्शन देखते हैं यहाँ पर, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस इज सेटिंग अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। हमें ना हमारे स्टैंडर्ड सेट करेंगे। स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरियाज अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस टू बी मेजर्ड। स्टैंडर्ड वो चीज है जिसके अगेंस्ट में हम क्या करने वाले हैं, वो सब कुछ है ना जिसके अकॉर्डिंग जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमने ये तय किया कि इस साल हमारी फर्म को हमें मतलब कि 10 लाख का टर्नओवर पूरा करवाना है। तो एक तरह से ये जो 10 लाख जो हमने डिसाइड किया है वो हमारे लिए क्या हो गए, स्टैंडर्ड्स हो गए। क्या हो गए, स्टैंडर्ड। और इसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम जब आगे चलेंगे तब हम है ना हमेशा ट्राई करेंगे, ये चेक करेंगे कि वास्तव में हम 10 लाख तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे। तो ये हमारे लिए कंट्रोलिंग के लिए क्या मिल गया, एक टारगेट मिल गया। क्या मिल गया, टारगेट की अब हमें 10 लाख की और आगे बढ़ना है। तो स्टैंडर्ड हमेशा हमारे लिए वो आईना बन जाता है, बेंचमार्क बन जाते हैं
कि जिसके टूवर्ड्स में हमें सारे हमारे फंक्शंस को परफॉर्म करने होते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जितने सारे फंक्शंस हैं वो सब फिर इसी के अकॉर्डिंग चलता है। फिर देखो दस स्टैंडर्ड सर्व एज एन बेंचमार्क, है ना, टूवर्ड्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू वर्क, इसलिए फिर उसी की तरफ फिर आगे जाके वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वो काम करना स्टार्ट करता है। स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म्स, दोनों ही में मतलब कि जो है सेट किए जा सकते हैं, लेकिन जो क्वांटिटेटिव ना जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको मेजर करना हमारे लिए इजी होता है, उनको कंट्रोल करना भी हमारे लिए क्या होता है, इजी होता है, उनके टुवर्ड्स में कंट्रोलिंग करना काफी आसान हो जाता है। लेकिन जो क्वालिटेटिव टर्म्स में जो स्टैंडर्ड होते हैं उसमें भी हो सकता है कंट्रोलिंग, उस वहां पर भी होती है, लेकिन थोड़ी दिक्कतें वहां हमें हमें देखने को मिलती है। फॉर इंस्टांसेस देखें, स्टैंडर्ड सेट इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कि ना हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि कितनी कॉस्ट है ना यहाँ पे आनी चाहिए, है ना, कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमारे 100 रुपये लगने चाहिए लेकिन हमारी कॉस्ट अभी 120 आ रही है, तो हमने स्टैंडर्ड 100 का सेट किया, फिर भी हमारी कॉस्ट 120 क्यों आ रही है, तो फिर हम ना उसके बारे में सोच सकते हैं। फिर और देखो, रेवेन्यू टू बी अर्न, कितना रेवेन्यू अर्न करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमने पर्टिकुलर अमाउंट का अगर प्रोडक्ट बनाया है तो हमें इन रिटर्न में इतना रेवेन्यू मिलना चाहिए, तो इतना रेवेन्यू अगर मिल रहा है तो ठीक बात है, नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। तो देखो, प्रोडक्ट यूनिट टू बी प्रोड्यूस, कि एक दिन के अंदर, एक वीक के अंदर, एक महीने के अंदर, या 6 महीने के अंदर, एक साल के अंदर कितने प्रोडक्ट यूनिट्स हमें बनाने हैं या कितनी बेचनी है, ये सब भी हमारे लिए क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड हो सकते हैं। टाइम टू बी स्पेंड इन परफॉर्मिंग ए टास्क, एक टास्क को पूरा करने के लिए हमें कितना टाइम लगना चाहिए, ऑल रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, ये सारी की सारी चीजें हमें क्या मतलब बताती है, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स बताती है। समटाइम्स स्टैंडर्ड्स में ऑल्सो बी सेट इन क्वालिटेटिव टर्म्स, इम्प्रूविंग गुडविल, है ना, गुडविल का इम्प्रूव होना, मोटिवेशनल लेवल का हाई होना, ठीक है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स, ये सब क्या है, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स है। एंड टेबल इन द नेक्स्ट पेज गिव अस a glimpse of standard used in a different functional areas of business to give performance, कहने का मतलब क्या, to gauge with performance। हाँ, फिर देखो मेरी बात यहाँ पर समझना कि आगे वैसे अगले पेज पर जो है एक टेबल दे रखी है, आगे जाकर हम देखेंगे, वहाँ पे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हमें मतलब कि बता रखा है, अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स जो होते हैं। फिर देखो आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड, मैनेजर शुड ट्राई टू सेट अप स्टैंडर्ड इन अ प्रिसाइज क्वालिटेटिव टर्म, हमेशा देखो जब स्टैंडर्ड सेट करने की बारी आती है तो मैनेजर हमेशा ट्राई करेगा कि उसको एक प्रिसाइज क्वांटिटेटिव टर्म में मतलब कि वो सेट करे, है ना, ताकि कंपैरिजन बहुत ही आसान रहे, है ना। फॉर एग्जांपल देखो भैया, मैंने आपको जैसे बताया आपको रिडक्शन ऑफ डिफीट सॉरी रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट्स फ्रॉम 10 इन एवरी 1000 पीसेस, हमें मतलब कि जो है जो डिफेक्टिव पीसेस है जो हम बना रहे हैं, अगर काफी बार क्या हो रहा है कि पर 1000 यूनिट जब बना रहे हैं उसमें से ना 10 पीसेस जो है क्या हो रहे हैं, हमारे लिए वेस्ट जा रहे हैं। तो हमने टारगेट सेट किया कि अभी तक जो 10 पीसेस जो वेस्ट जा रहे हैं, आगे जाके हमारे पास में पर 1000 पीसेस के अकॉर्डिंग ओनली 5 पर ना मतलब कि 5 पीसेस क्या जाने चाहिए, वेस्ट जाने चाहिए, या उससे भी कम जाने चाहिए। तो इस तरह से क्या हो गया हमारे लिए, एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। हाउएवर व्हेन आवर क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स आर सेट, ये तो हो गया कौन सा, क्वांटिटेटिव वाला। लेकिन जब ये क्वालिटेटिव वाला स्टैंडर्ड हम जब सेट करते हैं तो देखना यहाँ पर, एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू डिफाइन देम इन अ मैनर दैट दे वुड मेक मेजरमेंट इजियर, लेकिन वहां पर भी कुछ ऐसे एफर्ट्स लगने चाहिए ताकि वहां पे हमें उसको मेजर करना क्या रहे, आसान रहे। फॉर इंस्टांसेस, फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, a fast food chain having self-service, standards can be set in terms of time taken by the customer to wait for a table। जैसे हमने देखा कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को अगर हमें चेक करना है तो हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार के स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, जैसे कि अ, कितना टाइम लग रहा है कस्टमर को टेबल पे वेट करने का, है ना, ताकि उसको ऑर्डर मिलने में कितना कितना देरी लग रही है। ज़्यादा देरी लग रही है तो इसका मतलब है हमारे में कुछ गलतियां हैं, और अगर हम जल्दी उसका ऑर्डर पूरा कर पा रहे हैं तो मतलब हम अच्छे से चल रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ क्या हो सकते हैं, स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं कौन से टर्म में, क्वालिटी वाले टर्म में जो है ये स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल, है ना। देखो, ये बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर है कि हमें पता है कि जो मैनेजमेंट हम जो करने जा रहे हैं,
जो फंक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं वो सभी के सभी जो है कौन से दायरे के अंदर होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट के दायरे के अंदर होता है, जो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स होती है उसके दायरे के अंदर होता है। तो फिर हम सभी जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट को हम चेंज तो नहीं कर सकते, और बिजनेस एनवायरनमेंट खुद अपने आप में बहुत बहुत बड़ा चेंजिंग करना एरिना है, जो हर दिन ना मतलब कि आए दिन वहाँ पे चेंजेस आते रहते हैं। तो कहने का मतलब अगर हम स्टैंडर्ड्स बिल्कुल क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, रिजिड कर दिए कि नहीं हमें तो कुछ भी करके मतलब कि जैसे कि जैसे हमने अप्रैल में स्टार्ट किया प्लानिंग करना स्टार्ट किया, और अप्रैल में हमने प्लानिंग किया कि मार्च एंडिंग तक मतलब नेक्स्ट फाइनेंस मतलब जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तब हमें मतलब कि जो है इस तरह का स्टैंडर्ड हमें अचीव करना है। तब तब है ना सारी कंडीशंस क्या थी, नॉर्मल थी। 2 महीने के बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज बना दिए जो कि क्या है अनफेवरेबल थे उस स्टैंडर्ड को पूरा करने में। तो फिर अब जब वो अनफेवरेबल है ना लॉज आ गए, तो कितना ही कुछ भी कर दो वो स्टैंडर्ड तो पूरे नहीं होंगे। वो स्टैंडर्ड पूरे नहीं होंगे तो फिर वो स्टैंडर्ड फिर क्या काम के। तो काफी बार आगे आगे जब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है तो बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज ऑब्जर्वेशन को देखते हुए हमें हमारे स्टैंडर्ड्स को भी वापस क्या करना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए, मॉडिफाई करते रहना चाहिए। ड्यू टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, स्टैंडर्ड में नीड टू बी मॉडिफिकेशन टू बी रियलिस्टिक इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना, ताकि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसको हम क्या कर सके, भाप सके, क्या कर सके, भाप सके, और है ना उसके। तो चलिए अब जो हमारा सेकंड स्टेप है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब देखो ये जस्ट अगला स्टेप है। एक पहले स्टेप में हमने क्या करा कि पूरा ये सेट कर दिया कि क्या स्टैंडर्ड रहेंगे हमारे, और पूरे साल भर या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमें कौन से स्टैंडर्ड्स को पूरा करना है। ये बात तय करने के बाद में हम एक्चुअली परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। अब जब हमारी परफॉर्मेंस निकलेगी, है ना, और जाके फिर एक टाइम पीरियड के बाद में हम हमारी परफॉर्मेंस को जब चेक करेंगे, है ना, परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, चेक करेंगे, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने परफॉर्म करी है उसको चेक करेंगे, और चेक करने के बाद में देखेंगे कि वास्तव वास्तव के अंदर जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे परफॉर्मेंस हमारे उसके अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। The next step is to measure the actual performance. Performance should be measured in an objective, reliable manner. So there are several techniques for measurement of performance. These include personal observation, sample checking, performance report, है ना। ये सारी बात इन सभी के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस को हम मेजर कर सकते हैं। एज फार एज पॉसिबल परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन सेम यूनिट इन विच स्टैंडर्ड्स आर सेट, है ना। जहाँ तक हो सकता है ना, हमें परफॉर्मेंस को उसी यूनिट के अंदर नापना चाहिए, उन्हीं सेम क्राइटेरियाज के बीच अंदर नापना चाहिए कि जिन क्राइटेरियाज का इस्तेमाल हुआ है स्टैंडर्ड सेट करने में, जिन यूनिट्स का ना यूज हुआ है किसके तरह स्टैंडर्ड्स को बनाने में। फिर देखो आगे बढ़ते हैं। इट इज जनरली बिलीव दैट मेजरमेंट्स शुड बी डन आफ्टर द टास्क इज कंप्लीटेड। सीधी बात है, ये जनरली ये बात मानी जाती है कि जो मेजरमेंट जो होता है वो कब होता है कि जब हम टास्क पूरा कर लेते हैं तब की बात है, कि बाद अब जो हमने टास्क पूरा कर लिया है और फिर जाके अब क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। हाउएवर whatever possible, measurement of work should be done during the performance also। देखो है ना, जहाँ तक पॉसिबल है, wherever possible, देखो मेजरमेंट क्या होना चाहिए, जहाँ परफॉर्मेंस हो रहा है उसी समय हो जाना चाहिए। फॉर इंस्टांसेस देखना है, केस ऑफ असेंबलिंग टास्क, ईच पार्ट प्रोड्यूस शुड बी चेक बिफोर असेंबलिंग। जैसे असेंबलिंग का टास्क है तो हर एक जो पार्ट है वो पहले ही चेक हो जाए कि जब कि असेंबलिंग प्रोसेस पूरा हो। सिमिलरली इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, levels of gas particles in the air could be continuously monitored for the safety। इस तरह से हमें मतलब कि जो है लगातार चेक करते रहना चाहिए। सो मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय may require preparation of performance रिपोर्ट बाय हिज सुपीरियर। जैसे अगर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को नापने के लिए अगर हमें क्या करना है, मेजर करना है, तो सुपीरियर के द्वारा उसकी क्या बनाई जाएगी, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई जाएगी। मेजरमेंट ऑफ ए कंपनी
performance may involve calculation of certain ratio like gross profit ratio, net profit ratio, return on investment, etc. etc. on the periodical basis, है ना। ऐसे मतलब कि जो है अगर इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ों को नापने के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। Progress of work in a certain operating areas like marketing may be measured by considering the number of units, है ना। देखो कहने का मतलब क्या कि प्रोग्रेस जो है ना, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और आया है कि अगर हमें क्या करना है मार्केटिंग के सॉरी प्रोग्रेस ऑफ वर्क इन सर्टेन ऑपरेटिंग एरियाज लाइक मार्केटिंग में बी मेजर्ड बाय कंसीडरिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। जैसे मार्केटिंग का अगर हमें चेक करना है तो कितनी यूनिट्स हम बेच पाए हैं, है ना, कितना मार्केट को हम है ना कब्जा पाए हैं, शेयर कितना मतलब कि मार्केट का हमारे पास में है, ये सब कुछ चेक कर सकते हैं। whereas efficiency of production may be measured by counting the number of pieces produced and number of defective pieces। अगर हमें प्रोडक्शन का मतलब कि मेजर करना है तो हम देखेंगे कि हम पर्टिकुलर रिसोर्सेज में से कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और उसमें से हमारा डिफेक्टिव पीसेस का रेशियो कितना है। डिफेक्टिव पीसेस का रेशियो अगर कम है तो इसका मतलब है हम प्रॉपर तरीके से क्या कर पा रहे हैं ना, प्रोडक्टिव प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। सो इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन each piece produced may be checked to ensure that confirm the equality स्पेशलाइजेशन लेड डाउन बाय द प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखना हर एक पीस को चेक करना हमारे लिए बिल्कुल आसान होता है कि वो बिल्कुल क्वालिटी स्पेशलाइजेशन के साथ में है या फिर नहीं है। डाउन हाउएवर माइट नॉट बी पॉसिबल इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ऐसा मतलब कि छोटी छोटी बातों को ना चेक करना वहाँ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो पॉसिबल है नहीं। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हर एक पीस को चेक करना आसान है, लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर एक पीस को चेक करना आसान नहीं है। तो वो जो है किसी रैंडमली मतलब कि चेक कर सकते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, सैंपल चेकिंग बोलते हैं। कि देखो अब है ना हर एक वस्तु को चेक करना तो वहाँ पे पॉसिबल है नहीं, वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही पॉसिबल हो पाता है। तो क्या करें, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके लिए वो रैंडम चेकिंग करते हैं, रैंडम सैंपलिंग करते हैं कि कहीं पर भी मतलब कि जो है कोई भी ऑब्जेक्ट उठा दिया और फिर वो चेक कर लिया कि वास्तव में वो सही है या नहीं है, इस तरीके से। क्लियर हो गया। अब हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस भी नाप ली है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप जो है हमारा वो क्या करेगा, चेक करेगा किसको, एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ में, स्टैंडर्ड के साथ में। दिस स्टेप इन्वॉल्व कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, है ना। एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करना, कंपेयर करना किनके साथ में, स्टैंडर्ड के साथ में। सच कंपैरिजन विल रिवील द डेविएशन, वो जो कंपैरिजन जब हम करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, डेविएशन का पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा, डेविएशन का पता चलेगा बिटवीन एक्चुअल और डिजायर्ड रिजल्ट। कि एक्चुअल रिजल्ट हमारा क्या था और हमने क्या सोच रखा था, है ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था और कहाँ तक हम पहुंच पाए। सो ये कंपैरिजन जब हम करेंगे तो वो हमें इजियर बना देगा सॉरी, कंपैरिजन बिकम इजियर व्हेन स्टैंडर्ड्स आर सेट इन ए क्वांटिटेटिव टर्म। अगर स्टैंडर्ड्स हमारे क्या रहेंगे, क्वांटिटेटिव टर्म्स में रहेंगे तो ये हमारा कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाएगा और इसके साथ में हम परफॉर्मेंस को मतलब कि जल्दी से भाप पाएंगे। परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर इन टर्म्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूसेस इन अ वीक कैन बी इजीली मेजर्ड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर द वीक, है ना। एक वीक के अंदर कितना आउटपुट आना चाहिए उस हिसाब से हम एक एम्प्लॉय की, एक वर्कर की जो है आउटपुट है वो चेक कर सकते हैं कि उसने एक वर्कर एक वीक के अंदर कितना मतलब कि जो है आउटपुट दिया है, इस तरीके से। तो फिर हमने डेविएशंस निकालना सीखा कि स्टैंडर्ड्स जो सेट किए, फिर बाद में हमने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो जानी और इन दोनों को ना मतलब कि आपस में कंपेयर किया तो कंपेयर करने से पता चला कि हमारे पास में डेविएशंस रहे। अब डेविएशंस तो हमारे पास में आ गए, अब उन डेविएशंस को एनालाइज करना है। क्या करना है, वो किस टाइप के डेविएशंस है ना, बहुत बड़े डेविएशंस है या बहुत छोटे डेविएशंस है ना, सीरियस कंडीशन में है वो या फिर मतलब कि माइनर कंडीशन में है, वो चेक करना है हमें। सम डेविएशंस इन परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन ऑल द एक्टिविटीज, है ना। देखो भैया 100% एब्सोल्यूट कोई नहीं होता है, कोई भी वर्क में कहीं ना कहीं तो डेविएशंस आ ही जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि वहां पे 100% हमारा पूरा के पूरा हो गई होगा। इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइन दैट एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशंस। तो फिर कौन से दायरे तक के डेविएशंस को हम हमारे दायरे में ले, कौन से को नहीं ले, कितने हद तक डेविएशंस आए तो हम उसको नजरअंदाज कर ले और कितने हद तक डेविएशंस आए तो हम उन्हें क्या करें,
हमारे कंसिडरेशन में ले, ये हमें चेक करना है यहाँ पर। इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं फोर्थ स्टेप का नाम है एनालाइजिंग डेविएशंस। डेविएशंस की ना देखो मतलब कह सकते हैं डेविएशंस की ये इंटेंसिटी कितनी है। अगर इंटेंसिटी अगर कम ही है तो फिर हमें उसको नज़रअंदाज करके आगे निकलना चाहिए। फॉर एग्जांपल 100 रुपये का हमने टारगेट सेट किया था, 98 97 तक हम पहुंच गए, 2 या 3 पर रुपए तक हम कम पहुंचे, तो ऐसे में हमें उसके ऊपर इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 100 का तय हमने किया और हम केवल पहुंचे 70 या फिर 60 तक पहुंचे, तो फिर वहां पर हमें कंसर्न करने की जरूरत है। सो यही बात हमें यहाँ पर एनालाइज करनी है। डेविएशन इज a key area of business need to be attend more urgently as compared to देखो as compared to deviations in a certain insignificant area। अगर देखो डेविएशंस हमारे कहाँ पर आए हैं, बहुत ही की एरियाज में आए हैं जो बहुत ही मुख्य है हमारे लिए। अगर वहां पर आए हैं तो हमें वहां पर उसको चेक करना बहुत ही जरूरी बनता है। लेकिन ऐसे डेविएशंस जो हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट एरियाज में आए हैं तो उनको हम चेक नहीं करेंगे। उनको अगर हम थोड़ा सा मतलब नजरअंदाज कर भी लेंगे तो भी हमारे लिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात होगी नहीं। चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, आगे देखना है। हम्म कुछ कंट्रोलिंग पॉइंट्स में देखना, क्रिटिकल पॉइंट control and management by exceptions should be used for manager in regard। अब देखो, अगर हम बात करें किसकी कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग, जो हमें एनालाइज करना है, फोर्थ पॉइंट जो हमारा है ना, कैसे एनालाइज करें किसको, डिविजन्स को, तो उसके लिए हमारी किताब जो है दो ऑप्शंस देती है, हमें दो तरीके बता रही है। कौन सा वाला, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और कौन सा दूसरा कौन सा है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो देखो ये दो तरीके हैं जिसके जरिए हम एनालाइज कर सकते हैं। पहला क्या कहता है, इट इज नाइदर इकोनॉमिकल और नॉर इजी टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। सीधी बात है, हर एक एक्टिविटी पर हमें क्लोज चेक करना हमारे लिए ना तो इजी है और ना ही हमारे लिए वो इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि उसमें खूब सारे क्या लग जाएंगे, हमारे पैसे लग जाएंगे, जो कि हम हमारे आउटपुट से कहीं ज्यादा होंगे। दैट इज वाई कंट्रोल शुड therefore focus on the key result areas। जो हमारे की रिजल्ट एरियाज हैं उन्हीं के ऊपर क्या करें, फोकस करें, जो कि हमारे सक्सेस और अनसक्सेस के बीच में रात दिन का अंतर पैदा कर सकता है। उन एरियाज को ही चेक करें विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ही क्या हो, क्रिटिकल हो हमारे सक्सेस के लिए, तो ही उन्हें चेक करें। दीज की जो रिजल्ट एरियाज हैं आर सेट एज क्रिटिकल पॉइंट, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग एट द क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर कुछ भी इन क्रिटिकल पॉइंट्स में अगर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, तो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ सकता है, सफर करना पड़ सकता है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग के समय देखो, है ना, फॉर इंस्टांसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एन इंक्रीज ऑफ 5% इन लेबर कॉस्ट मे मोर ट्रबलसम देन 15% इन पोस्टल चार्जेस। कहने का मतलब क्या, कि जैसे यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 5% लेबर कॉस्ट का ज्यादा आना, वो हमारे लिए पोस्टल चार्जेस के 15% जाना ज्यादा आने से भी काफी ज्यादा क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि लेबर कॉस्ट का 5% चेंज आना भी बहुत बड़ा अमाउंट हमारे लिए वहां पे क्रिएट हो जाएगा। और जो पोस्टल चार्जेस होते हैं वो कोई इतने बड़े होते नहीं है, उनका भले 15% भी इंक्रीज हो जाए तो अभी हमारे ऊपर इतना कोई लोड आने वाला नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल्स हैं, यानी जो की रिजल्ट एरियाज हैं, जो ऐसे मतलब कि जो एरियाज जो कि हमें मतलब क्या करेंगे, अगर वहां पे कुछ गड़बड़ी होती है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ सकता है, तो उनको चेक करें, बाकी अननेसेसरी चीजों को मतलब कि इतना संज्ञान में नहीं ले, है ना। दूसरा पॉइंट देखना, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस का मतलब ये होता है कि देखो, which is often referred to as in control by exception, कंट्रोलिंग करना लेकिन एक्सेप्शन के जरिए, कैसे, is an important principle of management control based on beliefs that an attempt to control everything results controlling nothing। देखो ये भी टॉपिक वही कह रहा है कि अगर हम कंट्रोलिंग करने जा रहे हैं और कंट्रोलिंग करते समय हमने अगर एवरीथिंग को कंट्रोल करना चाहा तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, नथिंग आएगा, कुछ भी नहीं, मतलब कि वहां पर हमें प्राप्त होगा। अगर हर एक चीज को अगर कंट्रोल करने बैठ जाएंगे तो ओनली significant deviations
विच गो बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट, जो एक परमिसिबल लिमिट के बाहर अगर चले गए हो तो फिर हमें मतलब कि उसको क्या लेना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा कि कहीं पर अगर हमारी कॉस्ट बढ़ती है, अगर 3% तक अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमारे लिए, हम उसको नज़रअंदाज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने सोच रखा है। लेकिन अगर वो 3% से कहीं ज़्यादा अगर आती है, अगर 5% के आसपास चली जाए, तो फिर वहाँ पर हम सोचेंगे, हमें सोचना ज़रूरी पड़ेगा, बिकॉज़ है ना, हमारे जो दायरा हमने तय किया था 3% वाला, उससे कहीं ज़्यादा मतलब कि जो है क्या हो चुका है, वो वहाँ पर जो मतलब कि लिमिट से बाहर जा चुका है। लिमिट से बाहर जाने की वजह से उसको हमें संज्ञान में लेने की ज़रूरत है, कंसर्न करने की ज़रूरत है। इफ द प्लान ले डाउन 2% इंक्रीज इन द लेबर कॉस्ट, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पर भी वही सेम एग्जांपल था कि देखो, अगर 2% से ज़्यादा अगर इंक्रीज हो जाए हमारा लेबर कॉस्ट, है ना, 2% तक का इंक्रीज हो रहा है, तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल रेंज में है। वहाँ पर हमें इतना ना ज़्यादा मतलब कि ना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ओनली इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट बियॉन्ड 2% शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस। अगर 2% तक हमने जो परमिसिबल लिमिट रखी थी कि 2% अगर तक हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इससे कहीं आगे आगे जाता है तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 2% से अगर कहीं ज़्यादा जा रहा है तो फिर मैनेजमेंट को वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। हाउएवर इन द केस ऑफ मेजर डेविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड से 5%, मैटर हैज़ टू रिसीव इमीडिएट कॉज। और अगर कहीं पर देखो हमने 2% सेट किया, लेकिन 2% से ज़्यादा होने पर हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर 2% से कहीं ज़्यादा 5-5% तक अगर हमें आगे बढ़ जाती है तो फिर हमें इमीडिएट तरीके से वहाँ पे एक्शंस लेने की ज़रूरत है। वहाँ प्रायोरिटीज़ हैं कि वहाँ पे इन सबको मतलब कि करे ही करें। तो आई होप ये दोनों ही पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। देखो, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द डेविएशंस एंड डिमांड मैनेजरल अटेंशंस, द डेविएशंस नीड टू बी एनालाइज फॉर देयर कॉजेस। मैंने बताया कि अगर एक बार जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसको डेविएशंस को, तो उन्हें एनालाइज कीजिए और फिर एनालाइज करने के बाद में मतलब कि आगे बढ़ते हैं। डेविएशंस में भी मल्टीप्लाइड में हैव मल्टीपल कॉजेस। सीधी बात है, डेविएशंस के बहुत सारे मतलब के कारण हो सकते हैं कि क्यों आया डेविएशंस। डेविएशंस इंक्लूड, देखो, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या पता अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड की वजह से आ जाए, हमने स्टैंडर्ड इतना हाई कर लिया हो कि हम ना खुद ही मतलब कि अपने स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पा रहे, क्या तो या तो ये हो सकता है। डिफेक्टिव प्रोसेस हमारी हो सकती है, इनएडिक्वेसी ऑफ रिसोर्स हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल ड्रॉबैक हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। ये सारे हमारे लिए मतलब कि ऑब्स्टेकल्स बन के आ सकते हैं, तो अगर हम एनालाइज इनको करें तो, है ना, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये अगर हो गए तो फिर हमारे लिए चिंताजनक बात है। इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट कॉजेज, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम क्या करें, एग्जैक्ट कॉजेज को जाने, और फॉलोइंग विच अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शंस माइट नॉट बी पॉसिबल। अगर देखो, अगर फेल हो गए, अगर हम क्या करने में फेल हो जाएंगे, अगर हम करेक्टिव एक्शंस को नहीं लिया तो। सो डेविएशंस एंड देयर कॉजेज आर देन रिपोर्टेड एंड करेक्टिव एक्शंस आर टेकन एट एन एप्रोप्रिएट लेवल, तो उन्हें हमें एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेकर उन्हें क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप भी यही है कि अगर हमें एनालाइज कर पा रहे हैं कि वो हमारे जो की एरियाज के अंदर आ रहा है, की एरियाज कंसर्निंग है, तो फिर है ना उसके टूवर्ड्स में हमें क्या करना चाहिए, एक्टिव करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए। एक्टिवली मतलब कि जो है हमें करेक्टिव एक्शंस उसको लेकर फिनिश डाउन करना चाहिए। ऐसे डेविएशंस को आगे तक नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे डेविएशंस अगर आगे तक चलते रहे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो फाइनल स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। फाइनल स्टेप जो है हमारा कंट्रोलिंग का, वो क्या है, करेक्टिव एक्शंस है। नो करेक्टिव एक्शंस इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशंस आर विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट। हमने बताया पहले भी कि अगर कोई डेविएशंस है जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है, तो हमें वहां पर मतलब कि ना करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्हेन द डेविएशंस गो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज, अगर एक्सेप्टेबल रेंज से कहीं आगे तक पहुंच जाए, है ना, स्पेशली इन द इम्पोर्टेंट एरियाज, इट डिमांड्स इमीडिएट मैनेजरियल एक्शन। अगर वो इम्पोर्टेंट एरियाज में भी है तो फिर वहां पर हमें मतलब कि क्या करना पड़ेगा, इमीडिएट मैनेजरियल अटेंशन जो है वहां देनी पड़ेगी, ताकि वो डेविएशंस आगे तक हमारे कंपनी को नुकसान ना पहुंचाए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए, और स्टैंडर्ड जो हमने सेट किए हैं वो जल्दी से क्या हो जाए ना, अकम्प्लिश हो जाए। सो करेक्टिव एक्शंस माइट इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। इसके अंदर देखो भैया क्या आ सकते हैं, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय हो सकता है कि हमने
एम्प्लॉयज जो कि अनट्रेन थे, इस वजह से हम पीछे रह गए, अब तो फिर हम ट्रेन कर सकते हैं उनको। इफ द प्रोडक्टिविटी टारगेट कुड नॉट बी मेड, सिमिलरली इफ एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट इज रनिंग, अगर इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है एंड बिहाइंड शेड्यूल फॉर अस, देखो करेक्टिव एक्शंस माइट बी असाइनिंग ऑफ द एडिशनल वर्कर्स, है ना। वहां पर देखो अगर एक एडिशनल प्रोडक्ट चल रहा है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी कौन सा, बियॉन्ड शेड्यूल, शेड्यूल से भी मतलब कि लेट चल रहा है, तो फिर वहां पर कुछ और वर्कर्स लगाकर उसको टाइम सर मतलब कि हम कर सकते हैं। इक्विपमेंट टू द प्रोजेक्ट एंड परमिशन फॉर ओवर टाइम वर्क, उनको इक्विपमेंट्स देकर और उनको परमिशन देकर कि भैया तुम ओवर टाइम क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। इन केस डेविएशन कैन नॉट बी करेक्टेड थ्रू मैनेजरियल एक्शंस, अगर डेविएशन जो है मैनेजरियल एक्शंस के जरिए क्या नहीं कर पा रहे हैं हम उसको, है ना, ठीक नहीं कर पा रहे, तो स्टैंडर्ड में हैव टू बी रिवाइज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रिवाइज करना पड़ेगा, सीधी बात है। अब है ना कंडीशंस बदल गई, 6 महीने पहले कंडीशंस अलग थी, अब अलग है, बिजनेस एनवायरनमेंट अलग हो गया, है ना, इकोनॉमिक पॉलिसी बदल गई, सरकार बदल गई, या ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से बिल्कुल क्या हो गया, पहले की 6 महीने की कंडीशन और आज की 6 महीने की कंडीशन बिल्कुल विपरीत हो गई, बिल्कुल अगेंस्ट हो गई, तो फिर ऐसे कंडीशंस में हम मैनेजरियल एक्शंस के जरिए क्या नहीं कर पाएंगे, अपने डेविएशंस को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब डेविएशंस को करेक्ट नहीं कर पाएंगे तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास में यही रहेगा कि हम क्या करें, स्टैंडर्ड्स को ही क्या कर ले, रिवाइज कर ले, क्या कर ले, स्टैंडर्ड को ही रिवाइज कर ले। टेबल बिलो cited some of the causes of deviations and देखो रेस्पेक्टिव corrections must be taken, that might be taken by manager। देखो भैया यहाँ पर कुछ हमारे आगे जाकर कुछ ऐसे है जो कि अभी कट हो चुके हैं आपके पहले। अगर आपका जो पहले वाली बुक थी, पुरानी बुक थी, उसमें और भी खूब सारी टेक्निक्स दे रखी थी जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ तक ही दे रखा है तो हम हमारे चैप्टर को यहीं तक फिनिश करते हैं। आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू, और आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।